नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है इलाहाबाद हाई कोर्ट को जो वैकेंसी आया है। हाई कोर्ट में जो भी पद है उस सभी का हम लोग डिटेल में देखेंगे, जैसे कि स्टेनोग्राफर का पद हो गया, ड्राइवर के लिए है, ग्रेड सी ग्रेड डी, जितने भी हैं जॉब सभी के लिए हम लोग देखेंगे पूरा डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन पोस्ट है, कितने वैकेंसी, क्या पे स्केल और इसके लिए क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। दोस्तों सबसे पहला पद है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 कैटेगरी सी का। तो दोस्तों टोटल 583 वैकेंसी है, जहाँ पे 517 दोस्तों हिंदी स्टेनोग्राफर के लिए और 66 दोस्तों इंग्लिश स्टेनोग्राफर के लिए है। पे स्केल की बात करें दोस्तों तो दोनों स्टेनोग्राफर का पे स्केल 5200 से 20,200 के बीच में होगा। यहाँ पे ग्रेड पे दोस्तों 2800 रुपया का होगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन का बात करें दोस्तों तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए स्टेनोग्राफी का विद स्पीड ऑफ 80 डब्ल्यूपी हिंदी वालों के लिए दोस्तों। तो इंग्लिश वालों के लिए दोस्तों 100 डब्ल्यूपीएम का स्पीड होना चाहिए, सेम सर्टिफिकेट चाहिए। वहीं पे दोस्तों शॉर्ट हैंड के साथ 30 का डब्ल्यूपीएम का टाइपिंग चाहिए आपका। हिंदी का दोस्तों ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए। वहीं पे दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश का ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए इंग्लिश स्टेनोग्राफर के लिए, 40 डब्ल्यूपीएम चाहिए, टाइपिंग चाहिए दोस्तों दोनों में। दोस्तों बात करें तो 25 हिंदी में आपका टाइपिंग चाहिए और 30 डब्ल्यूपीएम इंग्लिश में टाइपिंग चाहिए। सेम दोस्तों इंग्लिश स्टेनोग्राफर के लिए भी ये एलिजिबिलिटी है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पोस्ट का देखते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है अपना जूनियर असिस्टेंट कैटेगरी सी। इसमें वेरियस पोस्ट है दोस्तों, जिसका 932 सीट है, इसमें वैकेंसी है। पे स्केल दोस्तों इसका 5200 से 20,200 है और ग्रेड पे इसका 2000 है दोस्तों। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी दोस्तों इंटरमीडिएट होना चाहिए, स्पेशल नॉलेज जिसमें होना चाहिए आपका इंटरमीडिएट में उर्दू या फिर हिंदी का आपका स्पेशल नॉलेज होना चाहिए। विद ट्रिपल सी सर्टिफिकेट आपका इशू होना चाहिए एक संस्था उसके द्वारा। और दोस्तों आपका 25 डब्ल्यूपी हिंदी में होना चाहिए और 30 डब्ल्यूपी इंग्लिश में टाइप राइटिंग होना चाहिए कंप्यूटर पे। और इसका दोस्तों ऑर्डर है एक्ट इतना के तहत जो भी है उसके आपको जानकारी होना चाहिए ड्यूटीज ऑफ जूनियर असिस्टेंट का। दूसरा पद है दोस्तों यहाँ पे पेड अप्रेंटिस का, जिसका 122 सीट है। इसका दोस्तों इसका पे स्केल है 5200 से लेकर के 20,200 के बीच में। इसका ग्रेड पे है दोस्तों 1900। इसके लिए दोस्तों जो क्वालिफिकेशन चाहिए इंटरमीडिएट, जिसमें आपका नेलाइट के द्वारा सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए, जिसमें आपको 25 डब्ल्यूपीएम हिंदी में होना चाहिए और 30 डब्ल्यूपीएम आपका इंग्लिश टाइप राइटिंग होना चाहिए कंप्यूटर पे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पोस्ट का। नेक्स्ट है दोस्तों अपना ड्राइवर का पोस्ट। यहाँ पे ग्रेड 4 का जॉब है दोस्तों, कैटेगरी सी है। 30 ही वैकेंसी दोस्तों। यहाँ पे पे स्केल की बात करें तो यहाँ पे पे स्केल है 5200 से 20,200 और ग्रेड पे दोस्तों 1900 है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन दोस्तों है मोस्ट है पास्ट हाई स्कूल आपका पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से। वहीं पे दोस्तों यहाँ पे मस्ट पासेज ऑफ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, आपके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जहाँ पे 4 चक्का चलाने तक का आपका होना चाहिए। इसका पीरियड दोस्तों 3 साल से ज्यादा का होना, 3 साल से कम का नहीं होना चाहिए, यानी कि 3 साल से ज्यादा का होना चाहिए जब नोटिफिकेशन आया है उसके अकॉर्डिंग। दोस्तों डिस्क्राइबल नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। और फिर दोस्तों हैव नॉलेज ऑफ ट्रैफिक रेगुलेशंस जो होते हैं उसका नॉलेज होना चाहिए। एक्ट 1988 की तरह मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 के तहत जो भी ट्रैफिक रेगुलेशंस है उसका जानकारी होनी चाहिए। हैव एबिलिटी टू रीड एंड राइट हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड इंग्लिश लैंग्वेज। दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ने को और लिखने की एबिलिटी होनी चाहिए और हिंदी को देवनागरी स्क्रिप्ट में पढ़ने लिखने की एबिलिटी होनी चाहिए। तो फिर दोस्तों पॉसेज स्ट्रॉन्ग फिजिकल और फिजिकली स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पोस्ट का दोस्तों। नेक्स्ट पोस्ट है दोस्तों अपना ग्रुप डी के लिए, जो कि कैडरे पोस्ट के लिए विभिन्न पोस्ट है। देखते हैं पहला ट्यूब बेल ऑपरेटर कम इलेक्ट्रीशियन कैटेगरी डी का। इसके दोस्तों ग्रुप डी में टोटल 1200 वैकेंसी है। सभी का दोस्तों यहाँ पे पे स्केल दिया गया है, सभी का पे स्केल आप लोग देख लीजिए, हम नाम पढ़ देते हैं। पे स्केल आप देख लीजिए और ग्रेड पे देख लीजिए, सभी का लगभग सेम ही है। ये 4 तक में पास दोस्तों, 5वां सी ऊपर झाड़ू लगाने वाला कम फाइनेंस कैटेगरी डी का। इसका 6000 रुपया फिक्स है दोस्तों। इसके लिए 6ठी पास लोग आवेदन कर सकते हैं। जूनियर हाई स्कूल क्लास 8 दोस्तों, जहाँ क्वालिफिकेशन जहाँ पे चौकीदार वाटरमैन के ऊपर वॉचमैन ये सब होता है दोस्तों, माली कूली भिस्ट लिफ्टमैन, सब ग्रुप डी के लिए है दोस्तों। इसके लिए अपना क्वालिफिकेशन चाहिए 8वां पास। वहीं पे दोस्तों एक और पोस्ट है 8 पास के लिए, यहाँ पे ऑर्डरली प्यून ऑफिस प्यून फेरास कैटेगरी डी के लिए दोस्तों। ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए जो चाहिए अपना क्वालिफिकेशन, सॉरी प्रोसेस सर्वर के लिए दोस्तों, इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए ओनली 10th पास होना चाहिए किसी भी हाई स्कूल से। वहीं पे दोस्तों ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए दोस्तों जूनियर हाई स्कूल पास होना चाहिए क्लास 8। 1 ईयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए दोस्तों इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी कि ITI का, कम से कम 1 साल का ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर 2 साल का भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है।
अब देखते हैं दोस्तों आगे की तरफ। आगे दोस्तों रिजर्वेशन देख लेते हैं कि किसको कितना रिजर्वेशन मिलेगा, कैटेगरी वाइज देख लेते हैं। दोस्तों जो लोग भी एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 21% सीट रिजर्व है। एसटी के लिए दोस्तों 2% सीट रिजर्व है। ओबीसी के लिए 27% सीट रिजर्व है। ईडब्ल्यूएस के लिए 10% सीट रिजर्व है। बाकी जो बचता है वो जनरल सीट है दोस्तों, यूआर सीट है। दोस्तों आगे देखते हैं सब कैटेगरी में क्या क्या रिजर्वेशन, यानी कि महिला के लिए, एक सर्विसमैन के लिए, सबके लिए क्या क्या दोस्तों बचा है, सब देख लेते हैं। दोस्तों वोमेन के लिए 20% का रिजर्वेशन है। डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, जो फ्रीडम फाइटर्स के दोस्तों जो पूर्वज है उनके लिए 2% का रिजर्वेशन है दोस्तों। दोस्तों जो एक्स सर्विसमैन है, यानी कि जो रिटायर हो गया किसी काम से, अग्निवीर से रिटायर हो गया, उन लोगों के लिए दोस्तों 5% सीट रिजर्व है। अभी दोस्तों फिजिकल हैंडीकैप्ड यानी कि विकलांग लोगों के लिए 4% सीट रिजर्व है। तो स्पोर्ट्स से जो जुड़े पर्सन है दोस्तों उनके लिए 1% का रिजर्वेशन है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया जो कि हमने पीछे देखा है, सेम वही चीज है दोस्तों, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये दोस्तों स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 कैटेगरी सी के लिए। अगला में दोस्तों जूनियर असिस्टेंट के लिए और पेड अप्रेंटिस के लिए दोस्तों क्वालिफिकेशन है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको पढ़ लीजिएगा। देखिए अगला दोस्तों ड्राइवर के लिए क्या क्वालिफिकेशन है वो देख लीजिए, और डिस्क्राइबल नॉलेज में क्या एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि मैंने पीछे बताया है सेम वही चीज है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। कैटेगरी डी के लिए सेम पिछला वाला ही चीज है दोस्तों, आप लोग इसको देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एज लिमिट की बात करते हैं दोस्तों। एज लिमिट में दोस्तों कैंडिडेट जो है डायरेक्ट रिक्वायरमेंट के लिए जितना भी है, कैंडिडेट का एज दोस्तों 18 साल से लेकर के 40 साल के बीच होना चाहिए 1 जुलाई के अकॉर्डिंग दोस्तों, यानी कि जो कैंडिडेट है उसका जन्म 2 जुलाई 1984 से लेकर के 1 जुलाई 2006 के बीच होना चाहिए। 1 जुलाई 2006 के बाद के लोग और 2 जुलाई 1984 से पहले के जन्म वाले लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और भी क्या क्या है एज लिमिट में दोस्तों, रिलैक्सेशन देख लेते हैं। अपर एज लिमिट में कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है दोस्तों। रिलैक्सेशन दोस्तों, अपर एज लिमिट शैल बी रिलैक्स्ड अप टू मैक्सिमम लिमिट ऑफ 5 years only for the candidates belonging to scheduled caste, scheduled tribe, other backward caste। नहीं दोस्तों जो ओबीसी एससी एसटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए मैक्सिमम जो रिलैक्सेबल है अपर एज लिमिट का वो 5 years है दोस्तों, एज नोटिफाइड इन द रिलेशन टू द साउथ ऑफ उत्तर प्रदेश, स्टेट ऑफ द उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के जो रिलेशन है उसमें नोटिफाइड किया गया, इसीलिए ऐसा मिल रहा है। दोस्तों डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स जो नोटिफिकेशन है उत्तर प्रदेश का उसके अकॉर्डिंग मिलेगा, जो अपर एज में रिलैक्सेशन हो वो बात करते दोस्तों। दी अपर एज लिमिट शैल बी रिलैक्सेबल अप टू मैक्सिमम लिमिट ऑफ 5 years का दोस्तों, जो स्किल्ड स्पोर्ट्स पर्सन है उत्तर प्रदेश के उन्हीं को मिलेगा दोस्तों, 5 year तक का मिलेगा रिलैक्सेशन मिलेगा। जो उत्तर प्रदेश के स्पोर्ट्स पर्सन स्किल्ड स्पोर्ट्स पर्सन है उनको भी मिलेगा अपर में, तो दोस्तों यानी कि 45 साल तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे देखिए अपर एज लिमिट पर एक सर्विस मैन के लिए दोस्तों रिलैक्सेशन वो 3 साल का है। वही पे दोस्तों बात करें लोग अपर एज लिमिट शैल बी रिलैक्सेबल अप टू मैक्सिमम लिमिट 15 years, दोस्तों मैक्सिमम 15 साल तक इसको वो कर सकते हैं, अपर लिमिट को रिलैक्स कर सकते हैं दोस्तों। 40 साल तक का एज है, 15 साल और मैक्सिमम रिलैक्स कर दे 55 साल होता है दोस्तों, 60 साल पे तो रिटायरमेंट हो जाता है। जो विकलांग लोग है दोस्तों उनके लिए मैक्सिमम 15 साल का रिलैक्सेशन है, जो कि स्पेशल जो हैंडीकैप उत्तर प्रदेश के उन्हीं के लिए है केवल। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे दोस्तों नेशनैलिटी कहाँ का होना चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पे साफ साफ लिया है कि रूल नंबर 61 के तरह कोई भी पर्सन जो कि इंडिया के सिटीजन नहीं है उस और उनको नहीं भर सकता है, कोई से अलाइड हाई कोर्ट वैकेंसी के फॉर्म को नहीं डाल सकता है। अब देखते हैं दोस्तों मैरिटल स्टेटस यानी कि शादीशुदा होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, क्या कहता है दोस्तों यहाँ पे करे एज पर रूल 62 के तहत नो मैन, ऐसा व्यक्ति हु हैज मोर देन 1 वाइफ लिविंग, जिसके 2 पत्नी और दोनों के दोनों जिंदा है, वो आदमी फॉर्म नहीं भर सकता। वहीं पे दोस्तों वोमेन के लिए भी कुछ है, नो वोमेन हु हैज मैरिड अ मैन ऑलरेडी हैविंग अनदर वाइफ, वैसे वोमेन दोस्तों जिसने दूसरे मतलब वैसे वोमेन दोस्तों जिसने शादी की है लेकिन जिसे शादी की उसके ऑलरेडी पहले से वाइफ थी, जिंदा थी, तो वो लोग भी इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट, दोस्तों फॉर्म अगर भर भी देते हैं गलत डिटेल्स देकर तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दोस्तों आप रिजेक्ट हो जाएगा, इसीलिए अगर आप एलिजिबल नहीं तो नहीं बढ़ेगा। मैरिटल स्टेटस क्या है दोस्तों, वह पुरुष वह मैन दोस्तों जिसका 2 शादी कर रखा है और दोनों वाइफ जिंदा है वो फॉर्म नहीं भर सकते। वहीं पर वह महिला दोस्तों क्योंकि किसी महिला के पति के साथ शादी कर ली वो भी इस फॉर्म को नहीं भर सकते, वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है। आगे देखिए दोस्तों, आगे दोस्तों फिजिकल फिटनेस दोस्तों
ये पोस्ट के अकॉर्डिंग होगा, इसमें नोटिस में कुछ नहीं दिया गया, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पढ़ करके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, सिलेबस का बात करते हैं और मॉडलिटीज का, यानी कि क्या क्या होने वाला है सिलेबस। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए। इसका दोस्तों रिटन एग्जामिनेशन होगा स्टेज 1 में, जहाँ पे 90 मिनट मिलेंगे, 100 क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन दोस्तों हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडी यानी जीएस और मैथ से रहेंगे, जहाँ पे दोस्तों सभी क्वेश्चन एक एक नंबर कैरी करेंगे। दोस्तों स्टेज 2 में पार्ट ए और पार्ट बी यानी 2 एग्जाम होंगे स्टेनोग्राफर के लिए, जहाँ पे पार्ट ए में दोस्तों हिंदी और इंग्लिश का टाइपिंग होगा, जहाँ पे 25 मार्क्स आना चाहिए दोस्तों हिंदी टाइपिंग, और 25 मार्क्स इंग्लिश टाइपिंग में भी आना चाहिए। वहीं पे दोस्तों टेस्ट हुआ कंप्यूटर पे, जहाँ पे 25 WPM फॉर हिंदी, 30 WPM फॉर इंग्लिश टाइप राइटिंग, और कंप्यूटर 30 होना चाहिए, लेकिन 25 कम से कम आना चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन में दोस्तों 10 आउट ऑफ 24 बोथ हिंदी एंड इंग्लिश टाइप टेस्ट। दोस्तों कम से कम 25 में 10 आना चाहिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से। दोस्तों अगर आप इतना क्वालिफाई नहीं करते तो आप आगे का एग्जाम नहीं दे सकते। पार्ट बी में दोस्तों बात करें तो यहाँ पे हिंदी स्टेनोग्राफर के लिए 80 WPM इन शॉर्ट हैंड इन हिंदी, वही शॉर्ट हैंड जो है उसका टेस्ट होगा आपका पार्ट बी में, हिंदी वालों के लिए हिंदी में होगा, इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में होगा, जो कि आपका 50 मार्क्स का होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पोस्ट के लिए क्या है एग्जाम पैटर्न, ये सब देख लेते हैं। दोस्तों जो ग्रेड सी है और जो पोस्ट है जैसे कि जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस, इसके लिए क्या क्या एग्जाम में होने वाला देखते हैं। रिटन एग्जामिनेशन सेम होगा दोस्तों स्टेनोग्राफर में, वो भी स्टेज 1 में। स्टेज 2 में दोस्तों हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग होगा, जहाँ पे 25 WPM हिंदी में और 30 WPM आपका इंग्लिश में होना चाहिए। 25 दोस्तों कंपलसरी है, मिनिमम क्वालिफाइंग वही है दोस्तों 10 होना चाहिए आपका 25 में। चलिए दोस्तों देखते हैं ड्राइवर के लिए क्या है एग्जाम। सेम है दोस्तों स्टेज 1 सभी का सेम ही है। स्टेज 2 में दोस्तों जो ड्राइविंग का होगा तो टेक्निकल ड्राइविंग टेस्ट होगा, जहाँ पे दोस्तों ड्राइवर जो कैंडिडेट होंगे उनको क्लियर करना होगा टेक्निकल ड्राइविंग टेस्ट, और संतुष्ट करना होगा सिलेक्टिंग अथॉरिटी होंगे या फिर अपॉइंटिंग अथॉरिटी होंगे, यहाँ पे सिलेक्शन कर रहे होंगे उनको संतुष्ट करना, उनको सेटिस्फाइड करना होगा उनको। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट ग्रुप डी के लिए क्या क्या एग्जाम पैटर्न। स्टेज 1 दोस्तों सेम ही है। स्टेज 2 में दोस्तों यहाँ पे स्टेज 2 लिखना भूल गए थे। स्टेज 2 में दोस्तों आपका 90 मिनट मिलेगा और इसमें भी सेम एग्जाम होगा, यानी कि स्टेज 1 और स्टेज 2 ग्रुप डी वालों के लिए सेम होगा दोस्तों। अब आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं स्कीम मतलब किस तरह से मार्किंग हुई। स्टेज 1 में दोस्तों स्टेज 1 का हमने देखा कि MCQ में क्या क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे सीधा सीधा लिखा गया फॉर ईच MCQ ए कैंडिडेट मस्ट सिलेक्ट वन ऑप्शन एज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर में वन ऑप्शन चूज करना होगा। ईच करेक्ट आंसर शैल कैरी 1 मार्क। सभी एक को प्रत्येक जितने भी सही आंसर होंगे वो 1 मार्क कैरी करेंगे। वहीं पे देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर। इनकरेक्ट आंसर के लिए दोस्तों स्टेज 1 में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन स्टेज 2 में दोस्तों नेगेटिव मार्किंग है। नो मार्क्स विल बी गिवन फॉर क्वेश्चन अनआंसर्ड ऑन अटेम्प्ट, यानी जो भी क्वेश्चन आप आंसर नहीं कीजिएगा उसका आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों लिखा गया इफ अ क्वेश्चन इज फाउंड टू बी इनकरेक्ट और एम्बिगुअस और हैविंग मोर देन one answer during the key challenge, only those candidates who have attempted the question and chosen one of the correct answers shall be given the marks। यानी कि यहाँ पे दोस्तों कहा जा रहा है कि जैसे कोई भी क्वेश्चन कभी कभी क्वेश्चन ही इनकरेक्ट हो जाता है, जैसे कोई ऑप्शन सही नहीं है, तो वहाँ पे अगर आपने चारों में से कोई भी ऑप्शन मार्क किया है आपको उसका नंबर मिलेगा, और आपने मार्क करके नहीं आया तो उसका आपको नंबर नहीं मिलेगा। यही इस बात में कहा गया। और कहा गया कि मान लीजिए 2 ऑप्शन सही है और दोनों में से आपने कोई भी एक मार्क करके आया, जैसे मान लीजिए A और C सही है, आपने C मार्क करके आया, किसी ने A मार्क करके आया, तो दोनों को नंबर मिलेगा। वो यही बात इस लाइन में कहा गया है। 6 में दोस्तों का इफ केस अ क्वेश्चन इज ड्रॉप्ड ड्यू टू सम टेक्निकल मिस्टेक और एनी अदर रीजन फुल मार्क्स शैल बी गिवन टू ऑल द कैंडिडेट्स। वहीं पे दोस्तों अगर कोई क्वेश्चन ड्रॉप्ड हो जाता है, मतलब किसी टेक्निकल मिस्टेक से गलत आ जाता है, एरर होता है, तो उसका नंबर सभी को मिलेगा, सभी कैंडिडेट्स को मिलेगा। जिसने आंसर दिया उसको भी मिलेगा, जिसने नहीं दिया उसको भी मिलेगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों एप्लीकेशन फी पेमेंट के लिए दोस्तों, तो स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए दोस्तों जो जनरल से आते हैं या फिर OBC से आते हैं उनको सारे 900 पे करना है दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू। EWS जो उत्तर प्रदेश के हैं, ओनली उत्तर प्रदेश की EWS, उनको 850 और उत्तर प्रदेश के SC ST को 750। दोस्तों एक बात आपको बता दें, जो उत्तर प्रदेश के उन्हीं का ये लागू होता है, जो अदर स्टेट्स होते हैं वो चाहे SC हो, ST हो, EWS हो, OBC हो, डजेंट मैटर, वो यूआर में आते हैं, उनके लिए सीट भी रिजर्व नहीं होता है। यहाँ पे दोस्तों आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों नेम ऑफ पोस्ट में जूनियर असिस्टेंट एंड पेड अप्रेंटिस कैटेगरी सी के लिए दोस्तों जनरल और OBC वालों के लिए 850 फीस है। वहीं पे उत्तर प्रदेश की EWS के लिए 750 फी है। उत्तर प्रदेश के SC ST वालों के लिए 650 फी है। तो आगे दोस्तों ड्राइवर का जो पोस्ट है उस पर देखिए दोस्तों, जनरल OBC के लिए 850, उत्तर प्रदेश के SC ST के लिए 750 और EWS के लिए 650। आगे देखिए दोस्तों,
आगे जनरल युवा ओबीसी के लिए दोस्तों RS 800, ईडब्ल्यूएस यूपी के लिए 700 और SC ST जो है यूपी के उनको 600। ये दोस्तों फी है। तो दोस्तों ये थी टोटल आज की वीडियो में एक निचोड़ थी आपका इस एग्जाम का, इस और एग्जाम का दोस्तों इस वैकेंसी का जो आया है इलाहाबाद हाई कोर्ट में वैकेंसी उसका दोस्तों यहाँ पे हिंदी इंग्लिश भी पूछी जाएगी। आप इंग्लिश की तैयारी के लिए चाहे तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।